हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग का मतलब है कि जो हम जैसे एनएससी है या आपकी बीएससी है, वो जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। आप लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, न्यूज़ में आपके पास एक नीचे की तरफ रिवॉल्विंग सी एक लाइन आती है जो घूमती रहती है, नीचे की तरफ हेडलाइंस आती हैं और हेडलाइन से ऊपर आती है जिसमें कि एरो बने होते हैं। कुछ इस तरह से एरो आपके बने होते हैं, इस तरह के ऐसे ऐसे एरो बने होते हैं, ये ऐसे हाईलाइट करते हैं वो इस तरह से, ठीक है, कि आपका ये ऐसे, ठीक है। इसका मतलब होता है इंक्रीज़ हो रहा है, और कुछ एरो आपके इस तरह से होते हैं जो कि शो करते हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर आपका वो कंपनी लिखी होती है, जैसे रिलायंस है, ठीक है, टाटा है, ठीक है, उनके अप डाउन कितने परसेंट वो परसेंट लिखा होता है, 10%, 20%, कई बार परसेंट में होता है, कई बार रुपीज़ में होता है, 234, 222, इस तरह से, ठीक है। तो वो जो होती है, वो जो चल रही होती है, उसको बोलते हैं इंटरनेट के थ्रू जो रेट्स होते हैं मार्केट में, वो जो फ्लक्चुएट करते हैं उसे हम इंटरनेट ट्रेडिंग के थ्रू हम करते हैं। आजकल क्या है कि जो पर्सनल जाकर जो होती हैं चीज़ें वो नहीं रही हैं, आप अपनी क्लासेस से ही लगाइए, वो भी ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो जो एनएससी और बीएससी है वो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से, काफ़ी पुराना टाइम था, उसी से ही ये ऑनलाइन हो चुकी थी। इन 2000 से ही जो आपकी ट्रेडिंग थी वो सेबी ने इस तरह की डायरेक्शन प्रोवाइड की थी जिससे कि जो आपकी एनएससी और बीएससी थी वो आपकी ऑनलाइन चल पड़ी थी। उसके बाद आता है वेब ट्रेडिंग एज एनएससी। वेब ट्रेडिंग का मतलब है कि जो एनएससी है वो ग्रांट करती है परमिशंस टू इट्स मेंबर्स टू प्रोवाइड वेब ट्रेडिंग सर्विस। वेब टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक हार्नेस्ड ज्वाइंट एनएससी जो होती है, आईटी या भारत टेलीसॉफ्ट वगैरह है, मतलब उन लोगों ने ज्वाइन की हुई है, जिसके अंदर जो ये बेसिकली एनएससी है, आईटी है या भारतीय टेलीसॉफ्ट वगैरह है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ई बुकिंग वगैरह होती है वो एक्सेस IXS के थ्रू की जाती है, और इसके अंदर आपका लाइव जो स्टॉक होता है वो मूव करता है कन्वीनियंटली पीपल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है क्लियरिंग द सेटलमेंट। सेटलमेंट्स को कैसे क्लियरिंग करना है, वो कहते हैं सेटलमेंट्स को क्लियरिंग करने के लिए जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहला क्या होता है कि जो आपका ट्रेडिंग का रिकॉर्ड होता है उसको आप मेंटेन कर रखेंगे। उस रिकॉर्ड को आपने सबसे पहले मेंटेन करना है, ट्रेडिंग रिकॉर्ड को, जितना भी आपका रिकॉर्ड है। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रेडिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद ट्रेडिंग को कन्फर्म करना है, कन्फर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस पर जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, मीन आपने कोई भी कंडीशन लगाई है या काउंटर पार्टीज़ की तरफ से, या काउंटर पार्टीज़ के कोई ड्यूज़ वगैरह रिसीव नहीं हुए हैं एक सेटलमेंट डेट तक, तो उस पर जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस है, कंडीशंस हैं, ऑब्लिगेशन हेयर मीन्स द कंडीशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और सेल और परचेज ऑफ द शेयर्स, ठीक है। फोर्थ आता है पे इन द फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। अब फंड्स और सिक्योरिटीज़ में कैसे पे करना है, मीन आप पैसा कैसे मिलेगा आपको, आप बदले में कौन सी सिक्योरिटीज़ देंगे, वो सारी चीज़ों की क्या होती है, पे इन फंड्स बन जाते हैं। मीन एक तरफ आपका वही चीज़ डेबिट होती है, दूसरी तरफ क्रेडिट होती है, इसमें भी आपका डबल एंट्री सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पे आउट ऑफ द फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। ये होता है पे इन, मतलब इशू करना, पे इन मतलब जब हम फंड्स और सिक्योरिटीज़ को, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड होती है, NSCCL जो होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी डिपॉजिटरी होती हैं वो मूव करती हैं सिक्योरिटीज़ जो आपके पास अकाउंट होता है उसके मेंबर से NSCCL में, ठीक है। और पे आउट में क्या हो जाता है कि जैसे ही आपकी पे इन हो गई, उसके बाद आप उसकी प्रोसेसिंग के बाद जितने भी आपके शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, या अरेंजिंग ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फंड्स हैं, या फिर सरप्लस है डिफिक्स बैंक का थ्रो का, वो कहते हैं RBI के थ्रू आप उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एंड द नेक्स्ट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है कि जो आपका सिस्टम होता है उसमें आप इंटीग्रल एफिशिएंट सेटलमेंट जो होता है सिस्टम, वो आप करके चलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, ये तो था आपका क्या कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। दूसरा ये क्लियरिंग से रिलेटेड है, जितना भी आपने ये किया क्लियरिंग से रिलेटेड है। अब आप करेंगे सेटलमेंट एजेंसी। सेटलमेंट एजेंसी में एक तो सबसे पहले आ जाती है सेट करने के लिए, जहाँ पर आप पे इन करते हैं। पे इन कहाँ करते हैं आप, NSCCL में। तो NSCCL में आप करते हैं क्योंकि ये अगस्त 95 में जो थी वो फुल्ली ऑन सब्सिडरी जो थी NSC की, वो सेटल की गई थी NSCCL, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो रही होती हैं, और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स ऑफ ट्रेड और ये रिस्क मैनेजमेंट जितनी भी होती हैं वो सेंट्रल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये आपकी
ट्रेड्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द मेंबर्स, या अरेंज द पे इन फंड्स, पे ऑफ फंड्स है, प्रोसेस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, सिक्योरिटीज़ है, अरेंजमेंट फॉर द पे आउट फंड्स है, या सिक्योरिटीज टू द मेंबर, ग्रांटेड सेटलमेंट्स है, कलेक्शंस है, मेंटेनेंस ऑफ द मर्जर है, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका बेसिक फंक्शन ही यही होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्लियरिंग मेंबर्स। क्लियरिंग मेंबर्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेटल की जाती है या जो ऑब्लिगेशंस डिटरमाइन की जाती हैं NSCCL के अंदर। ठीक है, वो कहता है वो अवेलेबल फंड्स कहाँ से आएंगे, ठीक है, उनका जो आपका डेजिग्नेटेड अकाउंट्स कौन से होंगे, क्लियरिंग बैंक डिपॉजिटरीज कौन से होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियरिंग मेंबर्स में आती हैं। तीसरा होता है आपका कस्टोडियंस। कस्टोडियंस क्या होता है, कस्टोडियंस एक क्लियरिंग मेंबर होता है बट नॉट ए ट्रेडिंग मेंबर, मतलब ये एक मेंबर है क्लियरिंग करने के लिए, पर ये एक आपका ट्रेडिंग मेंबर नहीं होता। और वो क्या करता है, जितने भी ट्रेड्स आपने असाइन किए होते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स के अंदर, उन सभी की सेटलमेंट करता है। ट्रेड से रिलेटेड होता है इसका काम, ना कि इसका ये ट्रेडिंग मेंबर नहीं होता, ये क्लियरिंग मेंबर की तरह होता है कि जितने भी आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके मेंबर्स होते हैं उन सब के अकाउंट्स को क्लियरिंग करने से रिलेटेड इसका काम होता है। एंड द लास्ट है आपका क्लियरिंग बैंक्स। क्लियरिंग मेंबर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने ओपन करते हैं डेडिकेटेड, जो भी उनका क्लियरिंग अकाउंट होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कहते हैं उन सभी को, उन अकाउंट्स को, उन जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनकी पेमेंट्स वगैरह को क्लियरिंग करने का काम भी आपका सेटलमेंट का इन्हीं का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी वो क्या कहता है कि जो आपकी सेटलमेंट्स होते हैं, डिपॉजिटरी जो है वो हेल्प करता है जितने भी आपके सेटलमेंट्स ऑफ डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ होती हैं, और जितने भी आपके कस्टोडियंस या क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं जो आपकी पुअर अकाउंट्स होते हैं उनकी डिपॉजिटरी के अकाउंट्स को। ठीक है, वो कहता है इससे अलग वो अवेलेबल करते हैं रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइंस करते हैं अकाउंट को, सेटलमेंट्स को। ठीक है, डिपॉजिटरी जो होता है वो रन करता है प्रॉपरली इनके सारी जितने भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं, इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड सारे काम आपके किसके होते हैं, डिपॉजिटरी के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल क्लियरिंग। ये कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं कि नेमली इनको हम PCM के नाम से जानते हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। ये क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और जो सेटल करते हैं ट्रेड के एग्जीक्यूटिव एज अ क्लाइंट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट भी होता है, और इनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपने इन अकाउंट्स को क्लियर करना है, इनकी सेटलमेंट्स करनी है, इस ट्रेड की डील को आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपकी आती है सेटलमेंट साइकिल। ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ पीछे। और जो सेटलमेंट स्टैटिस्टिक्स है ये आपका आपने खुद करना है कि जो स्टैटिस्टिकल ट्रेड के अकॉर्डिंग कितने करोड़ जो है कैपिटल मार्केट में लग चुकी है, कितने मतलब 2014 से 15 के बीच में इसने बताया है कि 43 लाख के आसपास मतलब करोड़ मटेरियल लग चुका, कैपिटल जो है आपकी मार्केट में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो आपको ये परसेंटेज खुद ही लर्न करने हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स, जिसको RM भी बोलते हैं, RMM भी बोला जाता है। वो कहता है ये एक द एक्सचेंज हैज़ अ डेडिकेटेड रिस्क ग्रुप होता है जो कि एक्सेप्ट करता है रिस्क मैनेजमेंट को, और इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, कुछ वॉग्यू पॉइंट्स होते हैं मेज़र करने के, जिसमें कैपिटल एडुकेसी रेशो, मीन हम अपनी कैपिटल को ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो एडुकेट है, ना ज़्यादा है ना कम है। एडुकेट का मतलब होता है कैपिटल का कम, ना तो वो ज़्यादा है ना वो कम है, एक इक्वल लेवल पे है जितनी कैपिटल की हमें ज़रूरत है, उसे बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी। दूसरा आता है ट्रेडिंग एंड एक्सप्लॉयट लिमिट। ट्रेड कितना करना है, कितनी कैपिटल तक, कितनी मिनिमम कैपिटल है, एडिशनल कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, कितने अमाउंट्स के फंड्स हमें बाहर से लेने हैं, इन सभी चीज़ों को आपने क्या करना होता है NSCCL के अंदर जितना इन्वेस्ट आपने करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, उस रेशो को आप इसमें डिफाइन करके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मार्जिन। वो कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि कितना आपको मार्जिन रखना है, मीन स्टॉक के अंदर कितना डेज़ के अंदर कितना आपका मार्जिन जो है वो रहेगा। ये भी चीज़ जब आपने फर्स्ट चैप्टर किया था उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से करवाई थी कि कितना पैसा कितने दिनों के लिए रखना है, ये आप यहाँ से पढ़ेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडेक्स बेस सर्किट फिल्टर। तो कहते हैं एक इंडेक्स बेस चलता है, इंडेक्स बेस जो अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह के एरो होते हैं, कुछ आपके इस तरह के एरो होते हैं, ठीक है, वो इंडेक्स होता है, उसमें क्या होता है 10%, 20%, 15% का इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से आते हैं, तो उसको बोला जाता है इंडेक्स बेस्ड सर्किट फिल्टर। नेक्स्ट आपका आता है
सेटलमेंट्स ऑफ गारंटी फंड्स। सेटलमेंट्स ऑफ गारंटी फंड्स क्या होते हैं, जो कि आज के दिन अगर 2006 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो वो 4055 करोड़ के आसपास हैं एट द एंड ऑफ द 2006। वो कहता है जितने भी गारंटेड फंड्स होते हैं वो एक मेंबर्स जो होते हैं, सेल्फ इंश्योर्ड मैकेनिज्म है जो कि मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है फंड्स में। वो उसके बाद ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो जो की जाती है NSCL के थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें क्या होता है जितने भी आपके अकाउंट्स होल्डर्स होते हैं वो आपके सारे के रियल टाइम बेस के अकॉर्डिंग ही सेल और परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ का, और उसी के बेसिस पे वॉल्यूम जो है फिक्स किया जाता है। एंड द लास्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन। आप एक मिनिमम रेट परसेंटेज फिक्स कर देते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए, और उसी के बेस पर एवरी ईयर क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है लेवल ऑफ कंप्लायंस है, और उसी के बेसिस पर बाय लॉ और रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है, और उसी के बेसिस पर आपकी इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।